अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। देखिए, आपने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा वो एसी जनरेटर था। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डीसी जनरेटर सेम कंस्ट्रक्शन में दोनों सेम है, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। तो डीसी जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, जबकि एसी जो है वो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो टर्मिनल्स की वो चेंज नहीं होगी, जैसा कि एसी करंट में होता था। तो यहाँ पर 1834 के अंदर विलियम सर्जन इन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट की थी जिसका नाम कम्यूटेटर है। वो करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से रोकती है। वो हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन सेम एज इट रहेगी जैसा कि एसी जनरेटर की। तो वहाँ स्लिप रिंग्स थे, यहाँ पर स्प्लिट रिंग होंगे। देखें, आपको डायग्राम में नज़र आ रहे होंगे। ये कॉइल का सिर्फ अपर पार्ट दिखाया गया क्योंकि नीचे लोअर पोजीशन वो वैसी ही है जैसा कि पहले थी, कि मैग्नेटिक फील्ड था और शाफ्ट थी और उसको एक्सटर्नल सोर्स से जो है ना रिवॉल्व करवा रहे थे। ये कार्बन ब्रुशेस बी और बी प्राइम, और ये स्प्लिट रिंग यानी रिंग जो है पूरा उसको दरमियान से कट ऑफ किया गया और उनके दरमियान गैप मौजूद है या कोई इंसुलेटर होगा। तो कॉइल का एक एंड एक स्प्लिट रिंग से कनेक्ट है, दूसरा दूसरे से, और उसका नाम हमने रख दिए ए और ए प्राइम। जब कॉइल रोटेट करेगी तो आपको आउटपुट पे वही जैसे कल हमने पढ़ा था ईएमएफ जो है मिलेगी, इंड्यूस करंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही कॉइल जो है ना वो 90 डिग्री पर आएगी, देखें यहाँ पर यानी कि अभी तो फिलहाल कार्बन ब्रुशेस जो हैं वो तो अपनी जगह फिक्स रहेंगे। कॉइल मूव करेगी तो ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी साथ मूव करेंगे। तो जो ए है वो बी प्राइम के साथ जाके अटैच होगा और ए प्राइम जो है वो बी प्राइम के साथ आके अटैच होगा। तो लेकिन ये इंटरचेंज होने से पहले जो गैप है इनके दरमियान, यहाँ देखें ये जो गैप है वो गैप आ जाना है बी और बी प्राइम के सामने। तो तब सिचुएशन ये होगी कि करंट जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जब दोबारा जो ये वाली जो ए प्राइम है वो बी के साथ कनेक्ट होगा और ए जो है बी प्राइम के साथ कनेक्ट होगा एक रोटेशन के बाद, तो डेफिनेटली करंट जो है उसी डायरेक्शन में ही फ्लो करता रहेगा जैसे वो फ्लो कर रहा था। यानी ये देखें, ये फर्स्ट हाफ ये साइकिल स्टार्ट हुआ जब कॉइल रोटेट कर रही थी, जैसे 180 पे पहुंची, 180 पे पहुंचने पे क्या होगा, ये जो गैप है स्प्लिट रिंग का या इंसुलेटर होगा वो किसके सामने होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली तब वो कार्बन ब्रुशेस के सामने, यानी कि कॉइल एक्सटर्नल सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। दोबारा जब ये कॉन्टैक्ट में आएंगे स्प्लिट रिंग, यानी ए प्राइम बी के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, ए बी प्राइम के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, तो बजाय करंट दूसरी डायरेक्शन में जाने के उसी डायरेक्शन में ही फ्लो करना स्टार्ट कर देगा दोबारा, क्योंकि आपने सर्किट डिस्कनेक्ट कर दिया था बीच में। वो जो गैप आया उसकी वजह से दोबारा नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फिर कॉइल जब 180 डिग्री कवर कर लेगी तो फिर दोबारा ये जो ए प्राइम था वो बी के साथ था और ए बी प्राइम के साथ था, वो दोबारा इंटरचेंज हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आना है, गैप आना है उनके सामने। गैप आने से फिर सर्किट डिस्कनेक्ट होगा और फिर दोबारा एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा ड्यू टू दी स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब इसका प्रिंसिपल वही है, जैसे मैंने बोला हर चीज़ सेम रहेगी, जस्ट फ़र्क आएगा। तो ये स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग जो है ना वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और दूसरा जो बाकी आउटपुट है वो आपको इस तरह मिलेगी, एक ही साइड पे मिलेगी, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और ये पोलैरिटी भी चेंज नहीं होगी दोनों टर्मिनल के ऊपर। यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर है वही जैसे आप पहले कॉइल वाउंड की गई थी, परमानेंट मैग्नेट है, स्प्लिट रिंग्स हैं। स्प्लिट रिंग देखें वो कैसे बनाए, टू हाफ्स ऑफ द रिंग एक्टिंग एज अ कम्यूटेटर, ईच हाफ ऑफ द स्प्लिट रिंग इज कनेक्टेड टू ईच एंड ऑफ द रोटेटिंग कॉइल। तो उसके बाद कार्बन ब्रशेस हैं वो फिक्स रहते हैं, एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्टेड हैं, स्लाइड करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद मैकेनिकल सोर्स होगा जो कि कॉइल को रोटेट करवाएगा अबाउट ए फिक्स एक्सिस। फिर ये कम्यूटेटर का फंक्शन आता है, ये मैंने आपको बताया भी, ये ज़्यादा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि जो करंट है कॉइल के अंदर वो ज़ीरो होता है जब, तो जस्ट चेंज द डायरेक्शन, जो अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगता है 180 पे आके ज़ीरो हो जाता है। तो स्प्लिट रिंग आल्सो चेंज द कॉन्टैक्ट कार्बन ब्रुशेस बी एंड बी प्राइम, सो आउटपुट फ्रॉम बी एंड बी प्राइम रिमेन द सेम डायरेक्शन। इस तरह जो कार्बन ब्रुशेस के साथ उनका कॉन्टैक्ट चेंज होता है, तो चेंज होने की वजह से जो करंट है वो अपनी उसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है जिसमें वो कर रहा था। तो कर्व ऑफ द करंट इज शो इन द फिगर इन विच हाफ ऑफ द साइन कर्व इज इन्वर्टेड। तो इस तरह हाफ साइन कर्व आउटपुट पे आपको मिलती है, कंप्लीट नहीं मिलती, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। फिर ये जो फ्लक्चुएशन है, डीसी करंट तो स्ट्रेट लाइन होता है, अब इसकी जो फ्लक्चुएशन है उसको हम फिल्टर की मदद से सही कर सकते हैं, या फिर आप मोर देन वन कॉइल यूज़ करें।
उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हर कॉइल की जो आउटपुट है वो आएगी तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ आउटपुट वेव फॉर्म कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग मैनी कॉइल रादर देन वन कॉइल। ईच ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड विद सेपरेट कम्यूटेटर एंड output of the every coil is tapped only as it reach its पीक ईएमएफ। हर कॉइल की वैल्यू पीक ईएमएफ जो होगी वो किसी न किसी टाइम, मतलब हर टाइम पे कोई ना कोई पीक वैल्यू आपको मिल रही होगी किसी न किसी कॉइल से। तो इस तरह आपको कंटिन्यूसली जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो मिल जाएगा, जिसे आप डायरेक्ट करंट कहेंगे। तो अब नेक्स्ट जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आप पूछा जाता है मोस्टली कि बैक मोटर इफेक्ट क्या होता है जनरेटर के अंदर। देखिए जनरेटर में क्या है, आप कॉइल रोटेट करवा रहे हैं बाय सम मैकेनिकल सोर्स, और कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, आउटपुट पे आपको इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट मिल रहा है। तो बेसिकली जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोडक्शन का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसमें हम मैकेनिकल जो सोर्स है उसकी कॉइल को हम टरबाइन के साथ अटैच करते हैं, टरबाइन हाई प्रेशर स्टीम से या वाटरफॉल से हम जो है ना वो रोटेट करवाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो कॉइल जो है वो उस मैकेनिकल एनर्जी को, टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो जनरेटर से हमें आउटपुट मिल रही होती है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट मिल रहा होता है। लेकिन अब ये देखें, ये करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड भी हो गई। आप जो लोड लगाते हैं एक्सटर्नली उसमें जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है। तो जितना ज़्यादा लोड होगा जनरेटर जो है उतनी ज़्यादा करंट जो है प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ देखें कॉइल दिखाई गई है जो करंट प्रोड्यूस कर रही है, कह लें कॉइल जो है वो रोटेट की जा रही है बाय मैकेनिकल सोर्स, और उसकी मदद से क्या हो रहा है कि आउटपुट पे आपको इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट मिल रहा है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपको कॉइल रोटेट करेगी तो वो करंट कैरिंग कॉइल होगी, यानी उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसकी दोनों साइडें जो हैं जो परपेंडिकुलर होंगी मैग्नेटिक फील्ड के, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, और वो फोर्स जो है वो ऑपोजिट होगी टू द मोशन ऑफ द कॉइल। यहाँ कॉइल की जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ देखें इस साइड पे जो फोर्स लग रही है वो देखें करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वही लेफ्ट से राइट जो आपने यहाँ दिखाई नहीं हुई, वैसे एरो दिखाया हुआ है। तो वो जो फोर्स है वो इस साइड पे देखें सी से डी वो इनटू द पेज है, और ए से बी जो करंट है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो वहाँ जो फोर्स है वो आउट ऑफ द पेज है। तो दोनों वो जो फोर्सेस है वो इक्वल एंड अपोजिट है, वो टॉर्क जनरेट कर रही हैं। तो वो टॉर्क जो है वो अपोजिंग टॉर्क है। तो वो देखें कॉइल की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये अपोज करेगा। इसे बैक मोटर इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि अब ये देखें स्टार्ट में जब सर्किट ओपन है, कोई लोड आपने कनेक्ट नहीं किया, तो जनरेटर को आप जनरेटर मतलब कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा, तो इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाने के लिए आपको कोई ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब सर्किट क्लोज होगा, एक्सटर्नली आप सर्किट कनेक्ट कर देंगे, लोड कनेक्ट कर देंगे, करंट ड्रॉ करेगा। जब करंट ज़्यादा ड्रॉ होगा तो ज़ाहिर सी बात है ये जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं ये करंट के साथ बढ़ेंगी, और आपको मैकेनिकल सोर्सेज ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगी उस कॉइल को कांस्टेंट स्पीड के ऊपर रोटेट करवाने के लिए। तभी आपको आउटपुट पे एक कांस्टेंट ईएमएफ और करंट जो है वो मिल सकेगा। ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, जैसा कि लेंज लॉ में एक्सप्लेन किया गया था। अगर ज़्यादा करंट ड्रा करवाना है आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगी बाय मैकेनिकल सोर्स। अगर सर्किट ओपन है, करंट ड्रा नहीं हो रहा ज़्यादा, तो इस कॉइल को रोटेट करवाने के लिए किसी किस्म की ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं बैक मोटर इफेक्ट। तो जो हम इसको जो रोटेट करवा रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज, वो इसको अपोज करता है रोटेशनल मोशन को, तो ये अपोज करेगा। ये जो अपोजिंग टॉर्क है ये बिल्कुल अकॉर्डेंस, दिस इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ उसको मूव करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो एक्सटर्नल सोर्स है उसको मेंटेन रखें जितनी आप आउटपुट लेना चाहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह डीसी मोटर और उसके अंदर भी बैक मोटर बैक ईएमएफ आती है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ